फील्ड ऑफ फोर्स हम एक ऐसे रीजन को कहते हैं जहाँ पे अगर हम कोई पार्टिकल रखें तो उस पर फोर्स एग्जर्ट हो। और एक ऐसे रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लाइंस बनाते हैं जिनको हम कहते हैं फील्ड लाइंस। इनका मकसद ये होता है कि हम किसी भी पार्टिकल को स्पेस के किसी भी पॉइंट पे रखें तो उस पॉइंट पे जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगी। अब ऐसे फील्ड ऑफ फोर्स की एक एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका पैटर्न कुछ इस तरह होता है, और मैग्नेटिक फील्ड है जिसका पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसे रीजन ऑफ स्पेस को कहते हैं जिसमें एक मैस फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब फील्ड ऑफ फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड में ये फर्क है कि फील्ड ऑफ फोर्स एक जनरल टर्म है, उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड भी आ जाती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो स्पेसिफिकली एक ग्रेविटी के फील्ड को कहते हैं। और जहां फील्ड ऑफ फोर्स में एक पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता था, और अगेन पार्टिकल एक जनरल टर्म है, वो पार्टिकल एक मैस भी हो सकता है, वो पार्टिकल एक चार्ज भी हो सकता है, वो पार्टिकल एक मैग्नेटिक पोल भी हो सकता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में उस पार्टिकल को हम स्पेसिफिकली मैस कहते हैं। अब नीचे मैंने एक मैस के ग्रेविटेशनल फील्ड पैटर्न को ड्रॉ किया है। अब ये जो मैस है दिस इज पॉइंट मैस। पॉइंट मैस का मतलब है कि वो एक मैस बहुत छोटा सा है, मतलब एक डॉट की तरह है। और ये जो एरोज हैं दे रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये कि अगर मैं एक स्मॉल टेस्ट मैस जिसको मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको इस ग्रेविटेशनल फील्ड में रखूं तो जिस डायरेक्शन में मेरे पास एरो पॉइंट करेगा उसी डायरेक्शन में उस स्मॉल टेस्ट मैस पे फोर्स लगेगी। फॉर एग्जांपल इस टेस्ट मैस पे फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि बिल्कुल ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन की डायरेक्शन में। ऊपर बनाई हुई डायग्राम में दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको जानना बहुत लाजमी है। एक ये कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ट होती हैं, और दूसरा ये कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन रेडियल होती हैं। रेडियल का मतलब ये कि जो मैस जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होती हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस उस मैस की सरफेस से हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। इस केस में 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब इस डायग्राम से एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सिंपली फोर्स पर यूनिट मैस को कहते हैं। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे 1 kg का मैस रखूं और उस मैस पे मेरे पास जो फोर्स आए वो 1 न्यूटन की हो, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 1 न्यूटन पर किलोग्राम होगी। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन इसलिए करते हैं पर यूनिट मैस, क्योंकि अगर एक पॉइंट ऐसा है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 1 न्यूटन पर केजी है कि मैं वहीं पे 1 की जगह 2 kg का मैस रख दूंगा तो उस 2 kg पे जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो 2 न्यूटन की होगी, यानी कि फोर्स पर यूनिट मैस हमेशा सेम रहेगी। क्योंकि 2 kg के ऊपर जो फोर्स लगी वो 2 न्यूटन थी और वो मैस कितना था 2 kg, यानी कि मेरे पास जो अभी भी जो फोर्स आ रही है वो 1 न्यूटन पर केजी ही रही है। तो फोर्स पर यूनिट मैस उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इस डायग्राम में रिप्रेजेंट हो कैसे रही है, तो वो ऐसे है कि जहां पे आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहां पे आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कि यहाँ पे जिस तरह बहुत क्लोज हैं वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है बजाय इसके उन पॉइंट्स के जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस दूर हैं। अब मैं जितना मैस से दूर जाता जा रहा हूं उसी तरह मेरे पास अब जिस तरह मैं मैस से दूर जाती जा रहा हूँ उसी तरह मेरे पास फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो इस डायग्राम से ये साबित हो रहा है कि जैसे जैसे हम एक मैस से दूर जाते रहते हैं वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 1 न्यूटन पर केजी थी तो हो सकता है कि इस पॉइंट पे मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 4 न्यूटन पर केजी हो, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 kg का मैस रखूं तो हो सकता है कि उस मैस पे 4 न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट हो। इस पॉइंट पे 1 kg के मैस पे 1 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट हो रही थी, जबकि इस पॉइंट पे 1 kg के मैस पे 4 न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट हो रही है। यानी कि आपके पास ये वाला जो पॉइंट है उस वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है फोर्स पर यूनिट मैस। सो डायग्राम्स में हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि क्लोजर फील्ड लाइंस मींस स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हम 2 पॉइंट मैसेस के दरमियान एग्जैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। अब पॉइंट मैस क्या होता है? पॉइंट मैस उस मैस को कहते हैं कि जो मैस बहुत छोटा हो, यानी कि मैं उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस स्क्रीन पे एक पॉइंट मैस बनाना है तो ये मेरे पास एक पॉइंट मैस होगा, और उसी तरह लेफ्ट पे भी मेरे पास एक पॉइंट मैस होगा। अब मैं इन पॉइंट मैसेज को लेबल कर रहा हूँ। ये मेरे पास m1 है, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों मैसेज के प्रोडक्ट से, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन, यानी कि दो मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दिस सेपरेशन। अगर मैं इन दो बातों को कंबाइन करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। अब जब हमें पता होता है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो सिंपली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करके उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत होती है, जो कि इस केस में हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कांस्टेंट है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास इक्वल हो जाती है g m1 m2 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन ऑफ 2 पॉइंट मैसेज। इस कांस्टेंट g को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इस g को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? हम सिंपली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी तो कह सकते थे, लेकिन यूनिवर्सल कहने का मतलब है कि इस g की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे आप यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी मीडियम के अंदर निकाल लें, 2 पॉइंट मैसेज के दरमियान फोर्स निकालते हुए जो कांस्टेंट आएगा दैट विल बी द सेम इन एवरी केस। अब ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब पर केजी पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट्स मीटर क्यूब पर केजी पर सेकंड स्क्वायर इसीलिए लिखे हैं जब हम इस इक्वेशन में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट पुट करते हैं, दोनों मैसेज के यूनिट पुट करते हैं और इस सेपरेशन के यूनिट्स पुट करते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट यूनिट्स आते हैं वो एक फोर्स के यूनिट्स होते हैं। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करने के लिए मेरे पास नीचे एक एग्जाम्पल है। इसमें ये कि 2 पॉइंट मैसेज हैं m1 एंड m2। m1 का जो मैस है दैट इज़ 2 kg एंड m2 का जो मैस है दैट इज़ 3 kg। दोनों पॉइंट मैसेज के दरमियान जो सेपरेशन है वो है 2 मीटर। अब हमें फर्स्ट पार्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है बिटवीन दीज 2 पॉइंट मैसेज। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज g m1 m2 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब पर केजी पर सेकंड स्क्वायर multiply with the first mass which is 1 kg multiplied by m2 which is 2 kg divided by the square of their separation which is 2 meters, and this is equal to 1 into 10⁻⁻10 kg meters per second square। अब क्योंकि हम kg meters per second square को एक न्यूटन भी कहते हैं तो हम इस फोर्स को लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया उसकी आप वैल्यू इमेजिन करें कितनी छोटी है, 1 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। ये इतनी छोटी वैल्यू इसलिए डेली लाइफ में जब हम 2 रॉक्स को अपने हाथों में पकड़ते हैं तो उनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि उनके पास मैस है, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू इतनी छोटी है कि ऑलमोस्ट 1 इंटू 10⁻⁻10 के बराबर के हम उसको फील ही नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ईच ऑफ द मैस एक्सपीरियंस एंड लेबल देयर डायरेक्शन इन द डायग्राम बिलो। अब ये क्वेश्चन मेरा बड़ा पसंदीदा है क्योंकि इससे बहुत सारी कंफ्यूजन हमारी दूर होंगी। पहली बात तो ये कि जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है वो ये कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अब इस बात को डेली लाइफ में नोटिस करना तो बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रैकेट है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं उसको हिट करता हूँ बॉल पे जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बॉडी ए ने जो बॉडी बी पे जो फोर्स एग्जर्ट किया, यानी कि जो हमारे रैकेट ने हमारी बॉल पे जो फोर्स एग्जर्ट की है उतनी ही फोर्स बॉडी बी बॉडी ए पे एग्जर्ट करेगी, यानी कि उतनी ही फोर्स बॉल रैकेट पे भी एग्जर्ट करेगी, इसलिए हमें एक झटका महसूस होगा। अब इसी लॉ को मैं ना सिर्फ तब अप्लाई कर सकता हूँ जब बॉडीज आपस में टच कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको तब भी ये लॉ वैलिड होता है जबकि 2 बॉडीज एक डिस्टेंस से एक दूसरे पे एक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम 2 मैग्नेट्स के एक जैसे पोल्स को आपस में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसा कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, तो उसकी जो रिपल्शन होती है वो हमें सिर्फ एक मैग्नेट पे फील नहीं होती बल्कि दोनों मैग्नेट्स पे उतनी ही रिपल्शन होती है, यानी कि जो फोर्स होती है जो कि इस केस में मैग्नेटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड दोनों बॉडीज पे सेम होता है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो हमने न्यूटन्स का लॉ इस्तेमाल करके ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकाली है, ये सिर्फ एक बॉडी पे नहीं लग रही है। ऐसे नहीं है कि आधी बॉडी पे लग रही है, जिसका मैस आता है उस पे ज्यादा लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत ये है कि दोनों बॉडीज पे इसी मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है, लेकिन दोनों की ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, यानी कि मैस 1 पे जो फोर्स लग रही है
है वो भी अट्रैक्टिव है, इस डायरेक्शन में लग रही है, और जो M2 पे जो फोर्स लग रही है वो भी अट्रैक्टिव है, वो इस तरफ लग रही है, यानी कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे की तरफ लग रही है और दोनों का मैग्नीट्यूड 100% सेम है न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से, जो कि कहता है कि जब भी बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी तो बॉडी बी भी बॉडी ए पे उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करेगी, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने निकाल लिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अब मैं बार बार कही जा रहा हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ पॉइंट मैसेज के लिए। अब इस बात का मसला ये कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सन, अर्थ, इवन के छोटा सा पत्थर है, वो कोई पॉइंट मैसेज तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल एक पॉइंट जितने हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की एप्लीकेशन फिजिक्स में छोटी सी है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर हमारे पास कोई मैथ ऐसा है जो कि इरेगुलर है तो साइंटिस्ट उस पे भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा देते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इस बड़ी सी बॉडी को छोटे छोटे पॉइंट मैसेज में तोड़ते हैं। तो क्या और फिर क्या करते हैं कि इन इंडिविजुअल छोटे छोटे पॉइंट मैसेज जिस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 100% वैलिड है, उस पॉइंट मैस और इस पॉइंट मैस के दरमियान फोर्स निकाल लेते हैं, और यही काम वो बॉडी के हर पॉइंट के साथ रिपीट करते हैं। और जब वो इन सब पॉइंट्स के दरमियान इंडिविजुअल फोर्स निकाल लेते हैं तो उन सब फोर्सेस को वो आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि वो इन सब इंडिविजुअल फोर्सेस को ऐड करके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ही इस्तेमाल करके एक रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेते हैं। लेकिन दो स्पेशल केसेस ऐसे हैं कि जिनमें हम बड़े मैसेज को भी पॉइंट मैसेज कंसिडर कर सकते हैं, और इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करके भी हमारा आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं आएगा। तो फर्स्ट केस ये कि कोई भी परफेक्टली स्फेरिकल मैस जिसकी थ्रू आउट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, उसको हम एक पॉइंट मैस कंसीडर कर सकते हैं। हम ये सपोज कर सकते हैं कि ये जो स्फेयर है, इसका जो सारे का सारा मैस है वो एक सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि अगर ये ऑरेंज स्फेयर का टोटल मैस m है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक पॉइंट मैस है जो कि इस स्फीयर के बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में है, जिसका मैस भी m है। और फिर हम इस मैस को एक पॉइंट मैस कंसीडर करके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा के ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल ये कि हम एक स्फेरिकल मैस में ये क्यों कंसीडर कर सकते हैं कि सारे का सारा मैस एक पॉइंट मैस की तरह सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। उसकी वजह यह कि जैसे मैंने पहले बताया कि साइंटिस्ट एक बड़ी सी बॉडी को छोटे छोटे पॉइंट मैसेज में स्प्लिट करते हैं और उन पॉइंट मैसेज की इंडिविजुअली इस वाले पॉइंट मैस के साथ फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अब होता यह कि स्फीयर इतनी एक सिमेट्रिकल और इतनी खूबसूरत शेप है, जब आप इसके हर इंडिविजुअल पॉइंट की फोर्स निकाल के इंटीग्रेट या आपस में ऐड करके रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल ऐसे आता है कि सारे के सारे स्फीयर का मैस एक पॉइंट मैस की तरह सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड हो। अब सेकेंड केस ये है कि दो मैसेज के दरमियान सेपरेशन इतनी बढ़ जाए कि वो जो मैसेज का अपनी डायमेंशंस है, उनका जो अपना लेंथ, विड्थ, हाइट है, वो उस सेपरेशन के सामने हम कंप्लीटली निगलेक्ट भी करें तो हमारी कैलकुलेशन के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट फर्क ना आए। इसी बात को प्रूव करने के लिए मैं एक छोटी सी एनिमेशन का यूज करूंगा। अब मेरे सामने दो इरेगुलर से मैसेज हैं जिनकी एक साइड की लेंथ ऑलमोस्ट 10 की पावर 9 मीटर है। अब ये मैसेज कोई छोटे मैसेज नहीं है, इनका साइज ऑलमोस्ट हमारे सन के बराबर मौजूद है। हमारे पास दो मैसेज हैं, उनमें से एक मैसेज जो है वो अर्थ है और अर्थ की लेंथ के राउंड अबाउट है, मतलब फॉर एग्जांपल सिर्फ 5 टाइम्स है, तो हम अर्थ का रेडियस है पॉइंट 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। इसी तरह हमारे पास मैं अपने मैसेज की सेपरेशन को बढ़ाता रहता हूं, वैसे ही मेरे मैसेज की जो अपनी डायमेंशन है, विड्थ और ब्रेड्थ जो है मीटर की इक्वल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है जब मेरी सेपरेशन ऑफ ग्रेविटेशन इस केस में वैलिड है, यानी कि 1000 टाइम बड़ी हो जाती है, इन दोनों मैसेज को बिल्कुल पॉइंट मैसेज कंसीडर कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम अर्थ को देखेंगे। अब क्वेश्चन में गिवन है कि यू मे अज्यूम अर्थ टू बी अ परफेक्ट स्फीयर विद यूनिफॉर्म डेंसिटी।
अब ये एक बड़ा स्पेशल केस है। इसका मतलब ये कि मैं अर्थ के सारे मैस को कंसिडर कर सकता हूँ एक पॉइंट मैस की तरह, जो कि बिल्कुल अर्थ के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है और उसका मैस भी अर्थ के मैस जितना ही है, यानी 6 × 10⁴ kg। अब ये जो हमारा सेकंड मैस है जो कि एक क्यूब है, अब ना तो ये एक पॉइंट मैस है और ना ही ये एक परफेक्ट स्फीयर है कि हम कंसीडर कर सकें कि इसका सारे का सारा मैस सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब इस केस में क्या हम न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं? अब बात यह है कि मैंने इस क्यूब को अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ नहीं किया, यानी कि अगर मेरा रेडियस इतना बड़ा है जिसकी वैल्यू 6.4 × 10⁶ मीटर है, यानी कि हमारी क्यूब की डायमेंशन से तकरीबन 1 लाख टाइम्स बड़ी है, तो अगर मैं इसी ड्राइंग पे अपने क्यूब को ड्रॉ करूं तो मेरा एक क्यूब बिल्कुल एक पॉइंट मैस की तरह एक टाइनी सा डॉट नजर आएगा मुझे। ये मेरा क्यूब है, मतलब मेरे क्यूब की डायमेंशंस अर्थ के रेडियस के हिसाब से इतनी छोटी हैं कि मैं उस क्यूब को भी एक पॉइंट मैस कंसीडर करूं तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं होऊंगा। यानी कि मैं अपनी अर्थ को एक पॉइंट मैस कंसीडर कर सकता हूं और मैं इस क्यूब को भी एक पॉइंट मैस कंसीडर कर सकता हूं, और इनके दरमियान जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। उसकी वजह ये क्योंकि मेरा क्यूब अर्थ की सरफेस के ऊपर और अर्थ का सारा मैस अर्थ के सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो टेक्निकली जो दोनों पॉइंट मैसेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा that will be equal to the radius of earth which is equal to 6.4 × 10⁶ मीटर। अब मुझे मेरी अर्थ का भी मैस गिवन है 6 × 10⁴ kg, मुझे अपने क्यूब का भी मैस गिवन है विच इज 2 kg। तो अब मैं सिंपली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करके इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकता हूं। तो अगला पार्ट भी यही है कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू मैसेस। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास इक्वल हो जाएगी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मैस मल्टीप्लाई बाय सेकंड मैस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11, फर्स्ट मैस की है 6 × 10⁴ kg और सेकंड मैस की है 2 kg डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन विच इज 6.4 × 10⁶ का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 19.5 न्यूटन्स। अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें कहा हुआ है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ एंड क्यूब ड्यू टू दिस फोर्स। अब हमें पता है कि अर्थ भी यही फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है और क्यूब भी यही फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, तो दोनों की एक्सेलरेशन कितनी है? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास फोर्स होती है मैस इनटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। तो सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ which is equal to the gravitational force 19.5 divided by the mass of earth 6 × 10⁻24, and the acceleration of earth comes out to be 3.25 × 10⁻24। अब हम acceleration find करेंगे अपने क्यूब की which is again force divided by mass, और जो फोर्स है वो तो सेम लग रही है 19.5 न्यूटन, लेकिन अब जो मैस है वो सिर्फ 2 kg है, तो ऑलमोस्ट 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। गौर करने वाली बात यह है कि अर्थ और क्यूब जिन पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो बिल्कुल एक जितनी लग रही थी, लेकिन ये देखिए कि उनकी एक्सेलरेशन में कितना ज्यादा फर्क है। मतलब स्टोन की एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जो हमारी अर्थ की एक्सेलरेशन है दैट इज 3.25 × 10⁻24, लाइक बिल्कुल ही निग्लिजिबल एक्सेलरेशन। यही वजह है कि जब हम अर्थ की सरफेस पे किसी मैस को ड्रॉप करते हैं, एग्जांपल किसी रॉक को ड्रॉप करते हैं, तो बेशक रॉक और अर्थ पे एक जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, लेकिन अर्थ का मैस रॉक के मैस से हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो अर्थ की एक्सेलरेशन को 0 कंसीडर कर सकते हैं। यही वजह है कि हमारा स्टोन तो अर्थ की तरफ गिरता है लेकिन हमारी अर्थ स्टोन की तरफ नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि बेशक अर्थ भी टेक्निकली एक्सेलरेट हो रही होती है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन इतनी थोड़ी होती है 3.25 × 10⁻24 कि हम कंसीडर करते हैं कि हमारा रॉक तो गिर रहा है लेकिन हमारी अर्थ स्टेशनरी है।